मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका अपने YouTube चैनल करियर पथ पर बीआर सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। और जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं 2023 करंट अफेयर्स, और मैं बात करूंगा आज आपसे पार्ट 5 पर, जो मैं श्रृंखला लेकर आया हूं आपको संपूर्ण निचोड़। ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में आने ही है उन पर बात करूंगा बारी बारी से। मैं आपके लिए कुछ ऐसे प्रश्न लेके आ रहा हूं जो बहुत खास है आपके लिए, और उनसे बाहर कोई प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला नहीं है। मैं बात करूंगा आपको आपसे आपके चैनल पर, जो आपने जो चहेता चैनल है आपका, उस पर बात करूंगा मैं आपसे, और यही आपका प्लेटफॉर्म पढ़ाई की पंचायत में बात करूंगा आपसे। ये मैंने कुछ चीज तैयार की, जैसे मैं बात करूं आपसे देश का पहला दूध बैंक कौन सा है। जैसे अभी हाल ही में गिद्ध संरक्षण केंद्र कहां पे बनाया गया है, अभी हाल ही में यूपी में कौन सा सेंटर है। इसके अलावा हमारे यहाँ जो स्टैच्यू ऑफ नॉलेज है, यानी ज्ञान की जो प्रतिमा है, उसका अनावरण कहां पर हुआ है या कहां बनाई गई है, वो आपके स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का संबंध किस व्यक्ति से, आपके ऐसे विषयों में चर्चा करूंगा आपके, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो पर आप अंत तक बने रहेंगे। और जो मैं लिखाने जा रहा हूं, आप सभी लोग नोटबुक और पेन लेके बैठेंगे। जिन प्रश्नों पर मैं चर्चा कर रहा हूं उन सारे प्रश्नों को आप बारी बारी से उतारते जाएंगे। ऐसी में आपसे अपेक्षा नहीं, बल्कि पूरी मुझे भरोसा है कि इन सारी बातों को आप नोट डाउन करेंगे। और चूंकि ये प्रश्न आने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको उन्हें आपके प्लेटफॉर्म पढ़ाई की पंचायत पर आपका स्वागत करता हूं और बताऊंगा मैं आपको। ये पहला पार्ट, ये मैंने आपके लिए पहला पार्ट तैयार किया है, मदर मिल्क बैंक। ये आपके मस्तिष्क में आ गया होगा, यानी इसको मैं दूध बैंक कह सकता हूं। तो आप लोग यहां पर क्वेश्चन आ गया एग्जाम में कि अभी हाल ही में भारत का पहला सरकारी दूध बैंक कौन से राज्य ने स्थापित किया है। क्योंकि वो उस राज्य का नहीं बल्कि देश का पहला सरकारी बैंक है आपके, तो इसका सही उत्तर आपके मस्तिष्क में आएगा 27 फरवरी 2023 को अभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा अनाथ बच्चों के लिए देश का पहला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देश का पहला, यहां ध्यान देंगे आप लोग, देश का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक बनाने की घोषणा हुई है। जो उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं धन सिंह, उन्होंने उत्तराखंड में जो अभी मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, उनका यह मानना है अब ऐसे बच्चों को जो दूध नहीं मिल रहा है, कुपोषित हैं, उन बच्चों को पोषण मिल सके। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत का पहला कौन सा राज्य है जिसने अपने यहाँ एक मदर मिल्क बैंक स्थापित किया है। ये बहुत बहुत वेरी मोस्ट उतार लेंगे इसको। मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मिल्क बैंक इससे पहले प्राइवेट सेक्टर में स्थापित हुआ था, लेकिन सरकारी क्षेत्र में ये पहला बैंक है जो कहां स्थापित हुआ है, उत्तराखंड राज्य में स्थापित हुआ है। तो मैं आपको बताऊंगा इस योजना का मूल क्या ध्येय है, क्यों इसको लाया गया यहाँ पर। तो मैंने कुछ पंक्तियां आपके लिए बनाई हैं और आपके लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए हैं। इस योजना के तहत जो स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं हैं, जो माएँ हैं जो दूध पिलाती बच्चों को, वो माएँ बैंकों में दूध दान कर सकेंगे। ये आपके लिए खास बात है। यानी जो माएँ हैं, उन जैसे हम लोग बैंकों में नोट जमा करते हैं, तमाम तरह बैंकें हमारे खुली हुई हैं, ऐसे दूध का भी दान किया जाएगा इन बैंकों में। और इसके माध्यम से क्या होगा, उन नवजात शिशुओं को ये दूध उपलब्ध कराया जाएगा जो इस दूध के अभाव में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। यानी कई बार क्या होता है, जिन माओं के प्रसव के दौरान, यानी कि मैटरनिटी के दौरान, यानी कि बच्चे को जन्म देते समय, मैटरनिटी यानी प्रसव काल के दौरान जिन माओं की मृत्यु हो जाती है और उनके बच्चे जो रह जाते हैं, ऐसे बच्चों को इस दूध बैंक से दूध दिया जाएगा ताकि उन बच्चों को जीवित रखा जा सके, उन बच्चों को पोषण मिल सके, भले ही उनकी मां का नहीं लेकिन अन्य माओं का दूध मिल सके। ये अपने आप में देश की पहली ऐसी योजना, बल्कि मैं कहूंगा दुनिया में ऐसी एक अलग प्रकार की योजना है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपके। और इसका जो मूल ध्येय सरकार का वो बड़ा विशेष है आपके। आप देखेंगे ये चूंकि उत्तराखंड में जो शिशु मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर, मैं कहूंगा इसे IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो IMR है, उस IMR में उत्तराखंड राज्य का जो स्थान है वो देश में 26वां स्थान है। यानी कि पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है। इसलिए शिशु मृत्यु दर को अच्छा करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने अपने यहाँ मदर मिल्क बैंक की स्थापना की, जो कि देश का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक है, दूध बैंक है। लेकिन मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा, इतिहास के पन्नों से थोड़ा पीछे ले जाऊंगा हल्का सा। आप यहां ध्यान देंगे आप लोग कि आखिर इस क्रम में पहला, भले वो निजी तौर पर खोला गया, पहला बैंक कौन सा था बताएंगे। भारत का पहला जो दूध बैंक है वो वर्ष 1989 में स्थापित किया गया है। तो हालांकि वो निजी तौर पर किया गया प्रयास है, और किसके द्वारा किया गया है, आर्मिडा फर्नांडीज। ये आप देखेंगे यहाँ पर आर्मिडा फर्नांडीज के नेतृत्व में निजी तौर पर किया गया प्रयास था,
जो दूध बैंक की स्थापना हमारे यहाँ हुई वो किस वर्ष हुई है? वो 1989 में हुई है। इसको हम नोट डाउन कर लेंगे। लेकिन एक निजी प्रयास है और इस क्रम में ये साइना हॉस्पिटल में ये पहला दूध बैंक खुला जो कि बंबई में स्थित है, यानी कि महाराष्ट्र में। अब मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको, चूंकि ये दूध बैंक भारत के लिहाज से नहीं है बल्कि ये एशिया का पहला, मैं कह सकता हूं एशिया का, ये हमारे लिए गर्व की बात है, एशिया का पहला ये मिल्क बैंक है यहां से, यानी कि हम कह सकते हैं जो मुंबई में जो दूध बैंक बनाए, भले ही वो अरविंद फर्नांडीज यहां से मैंने लिखा है, इसके इनके प्रयासों से बनाए आपके, ये भारत के साथ साथ एशिया का भी पहला दूध बैंक है, मिल्क बैंक है आपके, महत्वपूर्ण है। इस क्रम में मैं आपको एक बात और साझा करूंगा आप लोगों से जो आपके लिए काम का है बहुत, वो ये है कि जो हमारे यहाँ पर वर्ष 2017 में नॉर्वे और भारत सरकार ने एक साझेदारी स्थापित की जिसके तहत पहला दूध बैंक, यानी कि दो राष्ट्रों के प्रयासों से पहला दूध बैंक आपके लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में इस प्रकार स्थापित किया गया है। और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज कहां स्थित है? ये नई दिल्ली में स्थित है। ये आपके माइंड में आ गया होगा, ये नॉर्वे और भारत की एक संयुक्त साझेदारी थी और ये लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में इस दूध बैंक को, यार ये भी पहला बैंक है, लेकिन ये नॉर्वे एक देश है, एक यूरोपीय राष्ट्र है और भारत सरकार के प्रयासों से स्थापित हुआ। और इसको क्या नाम दिया गया है आप देखेंगे यहाँ पर, इसको नाम दिया गया है, इसको जो मैंने जो दूध बैंक लिखा है ऊपर आपको, इसे नाम दिया वात्सल्य मातृ अमृत कोष। क्या नाम दिया गया है? वात्सल्य मातृ अमृत कोष। ये माताओं के लिए और बच्चों के लिए अमृत तुल्य है, क्योंकि माँ का दूध बच्चों के लिए, नवजात शिशु के लिए अमृत तुल्य होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर बच्चोों को, नवजात शिशुओं को अगर माँ का दूध मिल जाए तो समझ लीजिए अमृत पान करते हैं बच्चे और उनको कुपोषणता से मुक्ति मिलती है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आज चूंकि मैं आपसे ऐसे दिन चर्चा कर रहा हूं जो भारत के लिए बड़ा खास है और बहुत कुछ ऐसा भारत ने अभी अभी नए प्रतिमान स्थापित कर दिए हैं। जब इस वीडियो को आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो भारत चंद्रमा पर पहुंच चुका होगा और भारत चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर, साउथ पोल पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला राष्ट्र होगा। यानी चंद्रमा पर पहला राष्ट्र पहुंचा सोवियत संघ, दूसरा राष्ट्र अमेरिका और तीसरा राष्ट्र चाइना और चौथा राष्ट्र भारत बना। लेकिन आज तक दुनिया में ऐसा कोई राष्ट्र नहीं हुआ जो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचा हो। ये भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि भारत कैसे अंतरिक्ष दुनिया में, स्पेस के क्षेत्र में कैसी नई नई छलांग लगा रहा है, कैसी नई उड़ानें भर रहा है आपके। और भारत के वैज्ञानिकों ने अपना लोहा मनवाया है। हमारे सारे वैज्ञानिक इस कार्यक्रम में जिन्होंने इसको सफलतम तरीके से अंजाम दिया है वो तो बधाई के पात्र हैं और पूरा भारत आज गौरवान्वित है। इस क्रम में मैं आपको अपने अन्य पहलू को ले जाऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो आपके एग्जाम में आने वाला एक अवश्यंभावी क्वेश्चन है और यहां से क्वेश्चन आएगा जरूर। गिद्ध संरक्षण केंद्र, क्वेश्चन यहां से आएगा, गिद्ध संरक्षण केंद्र। आप जानते होंगे गिद्ध बहुत इंपॉर्टेंट हाल के दिनों में चर्चा में रहा है, क्योंकि गिद्ध प्रजाति हमारे बीच से गायब सी होती चली गई है। आखिर दुनिया का पहला, मैंने यहां लिखा जो आपके काम के लिए क्वेश्चन आएगा, दुनिया का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र अभी हाल ही में, इसका नाम है जटायु एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। ये नाम है इसका, आप जानते होंगे हमारे पौराणिक महाकाव्य रामायण में जटायु नाम के एक पात्र का उल्लेख मिलता है। दो भाई थे जटायु और संपाति, आपने सुना होगा आपके। लेकिन जटायु ने, आपने रामायण पढ़ा होगा, मैं रामायण में ज्यादा जाऊंगा नहीं, लेकिन फिर भी रामायण में जटायु ने और रावण से युद्ध करते हुए मां सीता को बचाने का प्रयास किया, लेकिन रावण ने उसके पर काट दिए और जटायु को घायलों गिरना पड़ा। लेकिन उसी जटायु के नाम पर, वो कौन है मूल रूप से? वो एक गिद्ध था, गिद्धराज थे, और उसी के नाम पर जटायु एशियाई किंग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र ये स्थापित हुआ है। महत्वपूर्ण क्यों है? हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अभी हाल ही में इसकी जो स्थापना हुई है, स्थापित जो किया गया है, इसे उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में, कहां पर? उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में इसको स्थापित किया गया है। और महाराजगंज में स्थान है, फरेंदा क्षेत्र है, और वहीं पर एक गांव है भारी वैसी। क्या नाम है? भारी वैसी नाम का गांव है, उसके निकट इस जटायु एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र को स्थापित किया गया। इसे नोट डाउन कर लेंगे। ये प्रश्न आपने सुना नहीं होगा, सुना होगा तो गौर नहीं किया होगा। मैं बता रहा हूं आपको, एग्जाम के लिहाज से वेरी मोस्ट है। और मैं गिद्ध पे आपसे और चर्चा करूंगा आपसे, क्योंकि गिद्ध पर हमारे यहाँ पहले भी एक बड़ा डेवलपमेंट हो चुका है, क्योंकि हरियाणा के पिंजौर में एक गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र की स्थापना हमारे यहाँ पहली बार हुई आपके, जो मैं आपसे बात करने वाला हूं। फिलहाल
जो जटायु एशिया किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र, ये उत्तर प्रदेश के या यूपी के महाराजगंज में स्थापित किया गया। कहां पर? फरेंदा में। ये महाराजगंज जिला है और फरेंदा क्षेत्र है और गांव का नाम है भारी वैशी, गांव का नाम है, इसे नोट डाउन कर लेंगे। मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, वो जो आपको औरों से अलग कर देगा थोड़ा सा। जो गिद्धों की 23 से जो प्रजाति विलुप्त तो हो रही है, उस प्रजाति को, इसका जो मेन टारगेट है वो इसलिए इसको बनाया गया यहाँ पर कि गिद्धों की 23 से विलुप्त हो रही प्रजाति उनको संरक्षित और उनकी प्रजनन दर में वृद्धि के लिए, किसके लिए? और ताकि इनकी संख्या बढ़ सके। गिद्ध भी जरूरी है क्योंकि हमारे यहाँ जो इकोसिस्टम है उसे बैलेंस करने के लिए गिद्धों का होना भी बहुत जरूरी है। लेकिन गिद्ध प्रजाति मरती जा रही है। तमाम जानवर हमारे यहाँ मर जाया करते थे, उन जानवरों को सफाया करने का काम कौन करता था? गिद्ध ही करते थे। लिहाजा गिद्ध नहीं बचे और तमाम जानवर मर जाया करते हैं। उनकी वजह से समाज में प्रदूषण बढ़ता है, तमाम कीट समाज में फैल जाया करते हैं, वातावरण में फैल जाया करते हैं। वो कीट हमें तमाम तरह की बीमारियों से ग्रसित कर रहे हैं। गिद्ध होंगे तो उन पशुओं को आसानी से खा जाएंगे आपके, वो उनका भोजन बन जाएगा। इसलिए गिद्धों को संरक्षित भी किया जाएगा और गिद्धों की प्रजनन दर में वृद्धि भी की जाएगी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर जो एशियाई किंग, जो आखिर ये मैंने बताया जटायु जो एशियाई किंग है, आखिर क्या है? ये मूल रूप से जो एशियाई किंग है ये उत्तर प्रदेश की एक चिड़िया का नाम है। क्या नाम है? एक चिड़िया का नाम है। यानी कि हमारे यहाँ जटायु को, जो कि मैं बात कर रहा हूँ गिद्ध की, उसे एक महत्वपूर्ण चिड़िया माना जाता है, जो कि महत्वपूर्ण है। गिद्ध भी चिड़िया का ही एक वर्जन है आपके, और ये इसे महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन अब हाल के दिनों में ये गायब हो चला है और मैं आपको बताऊंगा कि इसको जो संरक्षित किया जा रहा है वो किसके अंतर्गत, आप बताएंगे? 1972 के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। बहुत वेरी मोस्ट है। भारत सरकार ने, जिस समय देश में इंदिरा गांधी की सरकार हुआ करती थी, उस समय वन्य जीवों के संरक्षण के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया 1972 में। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं लिख दिया यहाँ पर। ये एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। यूपी के महाराजगंज में जटायु को मिलेगा एशिया किंग के लिए बनाया गया मामला। ये पहली बार है और दुनिया में एकमात्र है इस तरह का। इसके अलावा मैं बताऊंगा आपको, चूंकि गिद्धों को लेकर के पहले हमारे पहल हुई है, वो पहल किस वर्ष हुई है? तो वो पहल हुई है हमारे यहाँ पर, ये सामने दिखाई दे रहा होगा आप लोग यहाँ से। ये पहल हुई है हमारे यहाँ वर्ष 2002 में। इंपॉर्टेंट, वर्ष 2002 में पहल हुई है। और कहां हुई है? हरियाणा के पिंजौर में। पिंजौर से 8 किलोमीटर दूरी पर है ये, और जगह का नाम है वीर शिकारगाह वन्य जीव अभ्यारण्य। एक सेंचुरी है, क्या नाम है? वीर शिकारगाह वन्य जीव अभ्यारण्य। तो एक तो पार्क, राष्ट्रीय पार्क होता है, एक अभ्यारण्य होता है। तो इसके जो एक पिंजौर में बनाया गया गिद्धों के संरक्षण के लिए, वो उसका जगह का नाम है वीर शिकारगाह वन्य जीव अभ्यारण्य। वहां पर, और वहां पर गिद्धों के साथ साथ ये गौरैया के संरक्षण का प्रावधान भी किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बता देता हूं, जिसको आपको वेरी मोस्ट करना है। इसको मैं भी यहां वेरी मोस्ट लिख रहा हूं आपके लिए, ये रहा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसे आप लोग वेरी मोस्ट कर लेंगे यहां पर आपके, जो वेरी मोस्ट है आपके लिए यहां पर। आखिर ये गिद्ध हमारे समाज से कैसे गायब हुए और गिद्ध कहां चले गए, गिद्ध कैसे गायब हो गए? तो आपको जानना चाहिए। एक दवा है दर्द निवारक जो पशुओं के लिए दी जाती है, उसका नाम है डाइक्लोफेनेक सोडियम। क्या नाम है? डाइक्लोफेनेक सोडियम नाम की दवा है। ये दर्द निवारक दवा है। ये सूजन के लिए भी दी जाती है कई बार आपके, और इसको कई बार पशुओं के लिए दिया जाता है। तो पशुओं के लीवर में पहुंच जाती है, और गिद्ध जब पशुओं को खाते हैं तो लंबे समय तक इस डाइक्लोफेनेक का प्रभाव रहता है वहां पर। और जैसे ही गिद्धों से खाते हैं, खाते ही जो पशु खाते हैं उस गिद्धों के जो लीवर हैं वो ऑटोमेटिक खराब हो जाते हैं और मौत के ग्रास बन जाते हैं, मौत के घाट उतर जाते हैं। तो आप बताएंगे इस डाइक्लोफेनेक सोडियम ने इन गिद्धों की प्रजाति को मूल कारक माना जाता है। कारक तो और भी हैं, लेकिन ये इसका मूल कारक है जिसकी वजह से जो गिद्ध हैं वो हमारे समाज से गायब हुए। ये इसका मेन कारण है, मैं लिख दिया यहाँ पर, ये इसका मुख्य कारण है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गिद्धों के लिए केवल यही कारक है, और भी कारक हैं, लेकिन जो मूल कारण है वो है डाइक्लोफेनेक सोडियम नामक दवा, जिसके प्रभाव के चलते गिद्धों की प्रजाति समाज से धीरे धीरे हटती चली गई, समाप्त होती चली गई। उस दवा का नाम ये। इसके अलावा मैं आपसे बात करूंगा यहाँ पर, ये इतनी घातक दवा रही, इसके प्रभाव स्वरूप हमारे यहाँ पर भारत सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया, और निर्णय वो ऐसा लिया कि 2007-8 में, ये रहा 2007-8 में, इस दवा को, किसको? डाइक्लोफेनेक सोडियम पर पूरी तरह प्रोहिबिट कर दिया, अर्थात इस दवाई पर रोक लगा दी कि इस दवा को कोई सेल आउट करेगा पशुओं के लिए तो उसे पनिश किया जाएगा, जेल भेजा जाएगा, दंडित किया जाएगा। कौन सी दवा है वो?
डाइक्लोफेनेक सोडियम, जो कि एक पशुओं के लिए दी जाने वाली दवा है, और जो पशुओं का भोजन कौन करते हैं, गिद्ध करते हैं, और गिद्ध इसके चलते बड़े पैमाने पर हमारे समाज से गायब हुए। अब मैं आपको एक बात बताऊंगा, जो मैं थोड़ी सी इतिहास के पन्नों शेयर कर रहा हूं आपके लिए। अभी अभी हाल ही में ये क्वेश्चन चर्चा में रहा है, आपके यहाँ देखेंगे आप सामने स्क्रीन पर, ये जो IUCN है, ये रहा, एक प्रश्न आया है, IUCN क्या है, IUCN क्या है, क्योंकि यूएनओ के अंतर्गत इसका मतलब होता है, फुल फॉर्म पूछी गई है, मतलब पूछा गया है, ये इसका मतलब होता है द इंटरनेशनल, में लिखा है यहां पर द इंटरनेशनल, यहां लिखा है मैंने इसको आपके, द इंटरनेशनल ये यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसको मैं अगर हिंदी में कहूं, कई बार आपके एग्जाम में हिंदी पूछा गया है कि हिंदी में से क्या कहते हैं, तो इसका पूरा नाम है, यहां से जुड़ाएंगे आप लोग, प्रकृति संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ, प्रकृति संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ, इसे नोट डाउन कर लेंगे, चूंकि एग्जाम में पूछा गया है कि IUCN की फुल फॉर्म क्या है, तो आप बता देंगे। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि IUCN क्या है, तो मैंने यहां लिखा है आपके लिए कि IUCN एक ऐसी संस्था है जो पर्यावरण के संरक्षण में कार्य करने वाली दुनिया की सबसे पुरानी और दुनिया की सबसे बड़ी, ये एक ऐसी संस्था है, दुनिया की सबसे पुरानी और दुनिया की सबसे बड़ी पर्यावरण के संदर्भ में कार्य करने वाली संस्था। अगर मैं इसको ये कह दूं कि ये वैश्विक पर्यावरण, ये लिख दिया मैं यहां पर, ये वैश्विक पर्यावरण के संदर्भ में कार्य करने वाली, यानी ग्लोबली इन्वायरमेंट के लिए कार्य करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है, तो मैं गलत नहीं हूं। IUCN आपको माइंड में आएगा कि क्या करती है, तो मैं अब 2 बार बताऊंगा आपको इसका। ये पिछले 50 वर्षों के आधार पर और पूरे वैश्विक स्तर पर जीव जंतुओं और पेड़ पौधों, इनका इवेल्युएट करती है, मूल्यांकन करती है, देखती है कि आखिर कौन से जीव जंतु और पेड़ पौधे हमारे समाज से गायब होते जा रहे हैं। ये IUCN काम होता है, पिछले 50 वर्षों के आधार पर कौन कौन से जीव जंतु हैं, कौन कौन से पेड़ पौधे हैं जो धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं, समाज से हटते जा रहे हैं, आपके उनका डेटा तैयार करती है, उनके एक आंकड़े तैयार करती है। वो जीव जंतु हो सकते हैं और वो पेड़ पौधे हो सकते हैं, और उस आधार पर ये एक बुक तैयार करती है, और जो जीव जंतु या पेड़ पौधे समाज से गायब हो चले या बहुत कम रह गए संख्या में, उनके लिए एक बुक जारी करती है, और बुक का नाम है, मैं लिखा यहां पर, रेड डाटा बुक। क्या नाम है? रेड डाटा बुक, पेपर में आया है। रेड डाटा बुक को कौन जारी करता है, तो आप बताएंगे IUCN। क्या बताएंगे? IUCN। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने यहां लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 तरह की बुक होती है, रेड डाटा होता है, ऑरेंज होता है और ग्रीन बुक होती है। लेकिन रेड डाटा बुक में वो जीव आएंगे या वो पेड़ पौधे आएंगे जो समाज से धीरे धीरे गायब हो चुके हैं। हम कह सकते हैं कि उनकी संख्या बहुत कम रह गई है, वो समाज से गायब हो चले। यहाँ पे ये बताएंगे आपको। यहाँ से प्रश्न आएगा कि IUCN पर इतनी हम चर्चा कर रहे हैं, तो इसकी स्थापना किस वर्ष हुई है? तो स्थापना हुई है 1948 में। मैं दिखा रहा हूं आपको, 1948 में इसकी स्थापना हुई है। और इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय कहां स्थित है? ग्लैंड में। कहां स्थित है? ग्लैंड में। और ग्लैंड कहां स्थित है? स्विट्जरलैंड में। यूरोपीय राष्ट्र है स्विट्जरलैंड, वहीं पर ग्लैंड स्थित है। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इसे हम नोट डाउन कर लेंगे। पिछले 50 वर्षों में कोई जीव जंतु गायब हुआ या पेड़ पौधे कम हो चले आपके, तो वो धीरे धीरे संकटापन्न स्थिति, संकटापन्न माने उन पर संकट छाया हुआ है, तो ऐसे पौधों को या जीव जंतुओं को ये रेड डाटा बुक में ले आती है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस IUCN, जो कि वैश्विक स्तर पर पर्यावरण हितैषी, पर्यावरण के लिए कार्य करने वाली सबसे बड़ी संस्था है, इसी संस्था ने अभी हाल ही में भारत के ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, भारत के सुनहरे लंगूर, शेर पूंछ का मैकॉक और शेर को और राइनो को, जो राइनो होते हैं आपके, जो आप जानते होंगे जो हमारे यहाँ पे गैंडे होते हैं उन्हें राइनो कहते हैं आपके, ये एक का विशेष गैंडा है, ये गायब हो जा रहे हैं, धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। इनको रेड डाटा बुक के अंदर शामिल कर दिया, अर्थात ये संकटापन्न जीवों में आ चुके हैं, अर्थात इनमें संकट छाया हुआ है। इनको याद कर लेंगे, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सुनहरा लंगूर, शेर पूंछ मैकॉक और शेर और आपके राइनो, ये हमारे समाज में संकट में आ चुके हैं, इसलिए अपने महत्वपूर्ण है, इनको रट लेंगे। मैं लिखा रेड डाटा बुक को कौन जारी करता है, तो आप बताएं IUCN जारी करता है। मैंने यहाँ पे इसको इंपोर्टेंट लिखा है, 2 बार लिख दिया है, यहां भी इंपोर्टेंट लिखा है, यहां भी लिखा है, उसको याद कर लेंगे। इसका IUCN का मुख्यालय कहां है। अब मैं आपको अगले विश्लेषण की ओर ले चलूंगा आपके, जो मैंने आपके लिए तैयार किया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब लोग अंत तक इस वीडियो बने रहेंगे। मैं आपके लिए ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आया हूं
जहां से प्रश्न आने ही हैं इनको आप रट लेंगे। और ये प्रश्न सारे एग्जाम्स के लिए, जितने वनडे एग्जाम हैं, चाहे सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, एमटीएस का हो, आरपीएफ का हो, यूपी पुलिस का हो, यूपी एसआई का हो, या अभी हाल ही में पैट, यूपी ट्रिपल एससी, सबके लिए प्रभावशाली है। बल्कि मैं कहूं यूपीएससी और पीएससी के लिए भी वेरी मोस्ट है। इसलिए आप छोड़ेंगे नहीं, जब तक इसको तोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। इसको एक एक प्रश्न में निगाह बना के रखेंगे। ये जो मैं लिखाने जा रहा हूं ये आपके एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट है। मैं आपसे चर्चा जारी रखूंगा यहाँ पर, और मैं बताऊंगा आपको कि कैसे हमारे यहाँ सतत विकास लक्ष्य, अभी हाल के दिनों में चर्चा चल रही है, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी सतत विकास लक्ष्य, हम संक्षेप में कहते हैं एसडीजी। क्या कहते हैं? एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये मई 2023 में उस समय चर्चा में आए जब अभी हाल ही में मैं अगस्त में चर्चा कर रहा हूं आपसे, यानी मई 2023 में ये उस समय चर्चा में आए जब, तो क्षमा करेंगे, सामने को ध्यान देंगे, मई 2023 में ये उस समय चर्चा में आए जब भोपाल में, मध्य प्रदेश भोपाल में इन सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में और प्रगति को मापने वाला ये भारत का पहला शहर बन गया है। कौन बन गया है? भोपाल बन गया है इस दिशा में। यानी कि जो गोल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उन सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अपनी प्रगति को मापने वाला, प्रगति को मापने वाला ये भारत का पहला शहर बन गया है। कौन सा? भोपाल। ज्यादातर लड़के इस क्रम में इंदौर मारकर आएंगे, कोई ग्वालियर मारकर आएगा, कोई जबलपुर मारकर आएगा, पर आप क्या मार के आएंगे? आप मार के आएंगे भोपाल। मैंने यहां लिख दिया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग। इसके अलावा मैं चर्चा करूंगा आप लोग यहीं पर कि आखिर ये सतत विकास लक्ष्य क्या है और क्या इसका मतलब होता है, थोड़ा मैं समझाऊंगा आपको अपने सटीक विश्लेषण के माध्यम से। सटीक और संक्षिप्त क्या ध्यान देंगे आपको, ये जो बड़ा महत्वपूर्ण है, ये वो ये कह रहा है आपसे कि हमारे यहां पर आखिर ये सतत विकास क्या है। तो ये सतत विकास एक दूरदर्शी योजना है। कैसी योजना है? सतत विकास मतलब होता है, इसको मैं आप एक अन्य नाम ले दूं तो टिकाऊ विकास। क्या कह सकते हैं? तो टिकाऊ विकास, इसको भी आप अंडरलाइन कर देंगे, क्योंकि कई बच्चे जानते नहीं है कि टिकाऊ विकास, सतत विकास एक ही बात होती है। इसी को धारणीय विकास भी कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है आप लोगों को। इसका जो मेन टारगेट है क्या है? वो कार्य करता है आर्थिक विकास में भूमिका निभाता है ये। इसके अलावा सामाजिक न्याय संगतता में कार्य करता है। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण के समावेशन में इसकी बड़ी भूमिका होती है। इसके विकास का यह आह्वान करता है, यानी कि आर्थिक विकास के लिए, सामाजिक न्याय संगतता के लिए और पर्यावरण संरक्षण के समावेशन के लिए ये इसकी बड़ी भूमिका है। इसीलिए यहाँ हमारे यहाँ पर इस सतत विकास को बहुत बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है आपके। अब प्रश्न आएगा कि भारत में एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसे मैं कहा भी धारणीय विकास, टिकाऊ विकास, सतत विकास, समावेशी विकास, ऐसा विकास जो कि इस पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए अगली पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखे, यानी वर्तमान पीढ़ी को कोई नुकसान ना पहुंचे और आगे आने वाली पीढ़ी को भी इसका लाभ पहुंचे, ताकि पर्यावरण के जो हमारे भौतिक संसाधन है वो आने वाली पीढ़ी को भी लाभ उनको मिले। इनका आपके सतत, इसमें कितने लक्ष्य निर्धारित किए हैं भारत सरकार ने? इसमें 17 लक्ष्य हैं। कितने लक्ष्य हैं? 17 लक्ष्य इसमें। और कितने उपलक्ष्य हैं? 169 यानी 169। यानी आप बताइए, इसको रट लेंगे आप लोग, मैं लिख के बता रहा हूं यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने कर दिया यहाँ पर, क्योंकि हमारे एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है यहाँ से, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कितने लक्ष्य हैं? ये 17 लक्ष्य हैं जो एग्जाम में आने वाले हैं यहाँ से। और इसके मैं बताऊंगा आपको आखिर इन लक्ष्यों की प्राप्ति कब तक करनी है। तो 2030 तक, यानी कि 2016 से लेकर के 2030 तक इन लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है। आप लिख लेंगे कि सतत विकास लक्ष्य में कब तक प्राप्त करने हैं। तो मैंने क्या बताया, सतत विकास ऐसा लक्ष्य है जो कि धारणीय विकास है, इस पीढ़ी के साथ साथ अगली पीढ़ी को भी हमारे भौतिक संसाधन प्राप्त हो सके, उसके लिए लाया गया है। इस क्रम में मैं आपको थोड़ी सी बात इतिहास के पन्नों से बताऊंगा जो बहुत बहुत आपको अलग कर देगी और विद्यार्थियों से, जो काफी इंपॉर्टेंट है। वो लाइन ये यहाँ पे कि आखिर हमारे यहाँ 19 यूएनओ की ओर से, हमारे जो संयुक्त राष्ट्र विश्व आयोग है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कमीशन है, उसने हमारे यहाँ ये जो ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट है जो कि 1987 में
तैयार हुई थी, पहली बार सतत विकास की जो व्याख्या हुई है वो इसी ब्रंटलैंड कमीशन ने कही कि सतत विकास होता क्या है, यानी कि सतत विकास की अवधारणा की जो व्याख्या हुई है वो पहली बार 1987 में किसने करी है? ब्रंटलैंड कमीशन ने करी है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ब्रंटलैंड कमीशन का संबंध किससे है? संयुक्त राष्ट्र से, यानी यूएनओ से है। इस क्रम में मैं बताऊंगा आपको कि आखिर इसने क्या कहा है ऐसा जो बहुत महत्वपूर्ण रहा आपके लिए। तो आप यहां देख रहे होंगे, इसने पर्यावरण और विकास पर अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत करी है? 1987 में। यहां पर यानी आपके एग्जाम आएगा कि पर्यावरण और विकास के संदर्भ में जो हमारा जो ब्रंटलैंड कमीशन है उसने रिपोर्ट कब दी है? तो आप बता देंगे 1987 में, जो सतत विकास की व्याख्या करने वाला दुनिया का पहला आयोग रहा है, पहली रिपोर्ट रही है। क्या नाम है? ब्रंटलैंड कमीशन। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। हमने सतत विकास के लिए कितने लक्ष्य बनाए? हमने 17 लक्ष्य बनाए जो इंपॉर्टेंट है, और उन्हें 16 से लेकर 30 तक यानी 2030 तक उन्हें हमें प्राप्त करना है, और ये महत्वपूर्ण है, इसे हम नोट डाउन कर लेंगे। ऐसी मुझे उम्मीद है आप लोगों से। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके लिए मैंने एक और महत्वपूर्ण चीज तैयार की है आपके अभी हाल में चर्चाओं में आपके, कि जो डिजिटल बैंक है, ये सामने बहुत चर्चाओं में आपके कि आखिर डिजिटल बैंक क्या है आपके यहां से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है डिजिटल बैंक। यहां देख रहे हैं हम लोग, हमारे यहां भी हाल ही में ये इसलिए चर्चा में आ गया क्योंकि केरल में सभी पात्र खातों में डिजिटल बैंकिंग को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? केरल। यानी कि भारत में सभी पात्र खातों में डिजिटल बैंकिंग सेवा को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? केरल है। और एक उपलब्धि कब प्राप्त करी केरल ने? जनवरी 2023 को। यानी आप कह सकते हैं कि केरल भारत का वह राज्य बन गया है जिसने कि अपने सभी पात्र जो कि लीगल हैं, जो कि पात्रता को प्राप्त कर रहे हैं, सभी पात्र खातों को डिजिटल बैंकिंग से जोड़ दिया है। ऐसा करने वाला ये देश का पहला राज्य बन गया। कौन बन गया है? केरल। मैं लिखा है यहाँ पे, ये भी लिख दिया मैंने यहाँ पे आपको, केरल इंपॉर्टेंट है। इस क्रम में मैं आपको एक क्वेश्चन पर और चर्चा करूंगा आपके, जो केरल से जुड़ा हुआ 3-4 क्वेश्चन है जो बहुत केरल से ही जुड़े हुए हैं। मैं बात करूंगा यहां से आपको, ये दूसरा इस वाले पार्ट का ये दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके। एक मैंने अभी ऊपर बताया, ये वाला क्वेश्चन बताया अभी आपको, यहां से दूसरा मैं बता रहा हूं यहां से कि आखिर भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा हो गया? तो आप बताइए। ये कॉलम है, मैंने आपसे पढ़ाने के दौरान इसी यूट्यूब चैनल पर आपके कैरियर प्लस पर ये क्वेश्चन उठाया था कि भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा है। तो ज्यादातर विद्यार्थियों ने सही उत्तर दिया था। वो सारे विद्यार्थी, सारे मेरे छात्र वो बधाई के पात्र हैं। उन्होंने देख के बताया कि वो कोल्लम क्षेत्र है आपके। और ये कब हुआ है ऐसा? ये जनवरी 2023 की एक अन्य बड़ी उपलब्धि है। इस समय मैं आपको बताऊंगा एक क्वेश्चन और, जो डिजिटल साइंस पार्क है, ये मैंने क्वेश्चन भी उठाया था आपसे इसी क्लास में, यहीं पर इसी चैनल पर आपके। भारत में जो डिजिटल साइंस पार्क है, ये वाला डिजिटल साइंस पार्क है, तो आप बताएंगे ये भी केरल के तिरुवनंतपुरम, ये वाला जो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, देश का पहला डिजिटल साइंस पार्क स्थापित किया गया आपके। और इसका अभी भी शिलान्यास किया है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। ये अभी कोई पुरानी बात नहीं है। 25 अप्रैल 2023 को देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क का शिलान्यास हुआ है। इससे एआई तकनीकी को और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके अलावा और जो डिजिटल की दुनिया में कार्य हो रहा है उसके लिए एक नए आयाम स्थापित होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अभी याद कर लेंगे। इसकी जो लागत है वो 1515 यानी 1550 CR है, 1500 करोड़ रुपए है। इस क्रम में मैं आपको थोड़ा सा और हल्की सी एक अतिरिक्त नॉलेज साझा करूंगा यहाँ पर। थोड़ा सा ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है कि केरल इतने अचीवमेंट हासिल कर रहा है, तो आखिर इस केरल के सीएम कौन है, यानी मुख्यमंत्री कौन है? तो आप बताएंगे पिनराई विजयन। क्या बताएंगे? पिनराई विजयन इसके सीएम है। और इसके राज्यपाल कौन है केरल के, यानी गवर्नर कौन है? तो आप बताएं आरिफ मोहम्मद खान, जो बहुत वेरी इंटेलेक्चुअल, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन है और भारत के लिए एक प्रकार मेरे धरोहर है। ये बेबाकी से अपने विचारों को रखते हैं और समाज में एकता का पाठ पढ़ाने का कार्य करते हैं। और सुलह कुल की नीति में आपका बहुत तगड़ा विश्वास है। आरिफ मोहम्मद खान, आप इनके विचारों को सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये सच्चे अर्थों में, सही अर्थों में गंगा जमुनी तहजीब की पैरोकारी करते हैं। गंगा जमुना तहजीब की, यानी हमारे समाज में सामंजस्यता है, हमारे यहाँ पर अलगाव के लिए कोई स्थान नहीं है। ये आरिफ मोहम्मद खान है, इनको आप याद कर लेंगे। इसके अलावा मेरा अगला विश्लेषण आपसे इसी क्रम में है, आप लोग बड़े ध्यान से बने रहेंगे। ये अंतिम मेरा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग, मैंने पहले कह दिया है,
अंत तक बने रहेंगे और एक एक बात को नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं, कोई प्रश्न बचने वाला नहीं है। जब एग्जाम देने जाएंगे तो इन प्रश्नों की महत्ता आपके मन में स्थापित हो जाएगी, क्या करे प्रश्न क्या है और क्या कह रहे हैं आपसे। ये स्टैचू ऑफ नॉलेज, मैंने आते ही कहा था आपसे स्टैचू ऑफ नॉलेज, ये मैंने क्वेश्चन उठाया आपके यहां से, मैं बताऊंगा। इसको हिंदी में कहते हैं ज्ञान की प्रतिमा या मूर्ति, ज्ञान की प्रतिमा या मूर्ति कहते हैं। प्रश्न आएगा अभी हाल ही में कहां इसकी स्थापना, आप बताएंगे महाराष्ट्र के लातूर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती, कौन सी जयंती, 131वीं जयंती है, उसकी पूर्व संध्या पर यहां 13 अप्रैल, ये मैं लिखा यहां पे 13 अप्रैल 2023 को स्टैचू ऑफ नॉलेज का यहां पर अनावरण हुआ है, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण कब हुआ है, तो आप बताएंगे 13 अप्रैल 2023 को हुआ है। आप जानते होंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो हैप्पी बर्थडे होता है वो 14 अप्रैल को होता है। एक ऐसा युग पुरुष जिससे समाज को एक नई प्रेरणा और ऊर्जा मिलती है। आपने जातिवाद के अनेक बंधनों को तोड़ करके समाज को एक नई प्रेरणा दी और समाज को एक ऐसा पाठ पढ़ाया समानता रूपी, जिसके लिए समाज आपका हमेशा ऋणी रहेगा। आप यहां देखेंगे आपके इस प्रतिमा का अनावरण हुआ है, इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 70 फीट है। कितनी है, लगभग 70 फीट है ऊंचाई आपके। ये बड़े महत्वपूर्ण है, कहां पर, महाराष्ट्र के लातूर में। इस क्रम में थोड़ा सा मैं आपको जो एक्शन नॉलेज है वो देता हूं। इसके अलावा जो तो आपको करंट का क्वेश्चन हो गया, एक एक्शन नॉलेज है कि इससे पहले अभी वर्ष 2015 में, यहां लेके चलूंगा मैं आपको, वर्ष 11 अक्टूबर 2015 को एक शिलान्यास और किया प्रधानमंत्री जी ने, और वो उसका नाम था स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, यानी समानता की प्रतिमा। तो आपके मस्तिष्क में क्वेश्चन आएगा कि समानता की प्रतिमा तो अभी तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में भी स्थापित हुई है, वो रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, वो एक मंदिर के तौर पर स्थापित हुई है वहां पर, वो उन्होंने भी समानता का पाठ पढ़ाया है। लेकिन ये जो प्रतिमा है ये भीमराव अंबेडकर के नाम पर है। इनके जो इनको क्रियाकलाप हैं उनको समर्पित है, क्योंकि आपने जीवन भर समानता का पाठ पढ़ाया है लोगों को। इसे कहां स्थापित किया गया है, मुंबई में स्थापित किया। कहां पर, दादर में। दादर एक क्षेत्र है जो मुंबई में स्थित है। ये इनकी समाधि स्थल को चैत्य भूमि कहते हैं, यानी भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल को क्या कहते हैं, चैत्य भूमि कहते हैं। और इस क्रम में आपको बताता हूं जानकारी, ये जो प्रतिमा है जो कि यहाँ स्थापित होने वाली है, ये प्रतिमा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, क्योंकि ये दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची, कैसी, दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। ये वाली कौन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। ये कांसे से निर्मित की जा रही है और इसकी ऊंचाई लगभग 450 फीट ऊंची रखी गई है। तो आपके मन में आएगा इस क्रम में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है, कौन सी मूर्ति है, तो आप बताएंगे बिना हिचक के स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो हमारे लौह पुरुष जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उनकी प्रतिमा है आपके, जो कि गुजरात में स्थित है आपके। उसकी ऊंचाई 597 फीट है। और इसके बाद दूसरी एक प्रतिमा इसी क्रम में आपके स्प्रिंग टेम्पल ऑफ बुद्धा जो 502 फीट है, जो कि चीन में स्थित है आपके, ये वाली आपके। और ये हमारे कहां स्थित है, ये गुजरात में स्थित है। आप सबको पता है, इंपॉर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चन। देखिए तीसरी प्रतिमा कौन सी होगी इस क्रम में, वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जो कि अब बनाई जा रही है मुंबई के दादर में। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से। इस क्रम में थोड़ा सा मैं आपसे एक जानकारी और साझा कर दूंगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है, जो आखिर इस प्रतिमा को और किस नाम से, तो इनको प्रतीक तौर माना जाता है, सिंबल ऑफ इक्वालिटी। यानी अंबेडकर जी को क्या कहते हैं, सिंबल ऑफ इक्वालिटी, यानी कि समानता के प्रतीक के तौर पर जाना जाता है। इन बातों को मैं आपको स्टैटिक जीके में भी शेयर करूंगा, यहां भी कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट का क्वेश्चन बता दिया है, स्टैटिक क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, स्टैटिक जीके का जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहां से इन्हें संविधान के पिता, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन्हें संविधान के शिल्पी या शिल्पकार, या द फादर ऑफ आपके आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का इन्हें आर्किटेक्ट कहते हैं, शिल्पकार कहते हैं, शिल्पी कहते हैं, आपको निर्माता कहते हैं, पिता कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं, ये सब इंपॉर्टेंट आपके लिए। इसके अलावा आप स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने, यानी कि लॉ मिनिस्टर भी रहे स्वतंत्र भारत के पहले, इंपॉर्टेंट है। आप जानते होंगे जब भारत आजाद नहीं हुआ था तो उस समय भी आपके एक कानून मंत्री थे, लेकिन वो प्रथम गवर्नमेंट अंतरिम सरकार बनी थी और उस सरकार में बने थे आपके, वो आपके जे.एन. मंडल से, आपके जोगेंद्रनाथ मंडल जो कानून मंत्री हैं, वो गुलामी भारत में, ये स्वतंत्र भारत के पहले जो कानून मंत्री हैं आपके आजादी के बाद, वो कानून मंत्री हैं आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। थोड़ा सा मैं आपको हल्का चर्चा कर देता हूं अंतिम पॉइंट पर कि अम्बेडकर का मैं इतना चर्चा कर रहा हूं आपके,
तो ये क्यों कर रहा हूं, इनकी कुछ पुस्तकें हैं जो कई बार एग्जाम पूछी जाती है। एक पुस्तक है रुपए की समस्या, इसको रट लेंगे, ये उद्भव और समाधान। रुपए की समस्या, उद्भव और समाधान, यानी ओरिजिन एंड सॉल्यूशन, ये इन्होंने दिया है आपके। जाति के उच्छेद, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएगा, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कौन सी है, तो आपका उत्तर आएगा जाति के उच्छेद। ये सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक है इनकी, जाति का उच्छेद। मैं लिखा है यहां पर आपके, जाति का उच्छेद लिखा है मैंने आपके। और इनकी अगली पुस्तक है पाकिस्तान पर विचार, और अगली पुस्तक है रानाडे, गांधी और जिन्ना। ये पुस्तक कई बार पूछी गई है आपके। रानाडे, गांधी, जिन्ना का संबंध किससे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से। और शूद्राज, पूज शूद्राज और कैसे, ये इनके बारे में, यानी कि शूद्र कौन है और कैसे रहे, इनके बारे में पुस्तक लिखी है। ये 5 किताब लिखी है मैंने आपको, इनको ये किताब इंपॉर्टेंट है और नोट डाउन कर लेंगे, वेरी वेरी मोस्ट है। आप इस चैनल पर लगातार बने हुए हैं, आप सब लोग बधाई के पात्र हैं, इसलिए कि आपने सारी बातों को बड़े गहराई से लिया है। तो आपके जो निरंतर मुझे कमेंट मिल रहे हैं, मैं आपसे अपेक्षा करूंगा आप अपने कमेंट निरंतर भेजते रहिए और ज्यादा ज्यादा लोगों को इसको लाइक करा दीजिए, इसको इतना शेयर करा दीजिए, इतना फैला दीजिए। आप अपने व्हाट्सएप पर लगाइए, अपने फेसबुक पर लगाइए, अपने स्टेटस पर लगाइए, ताकि मेरी बातें ज्यादा ज्यादा लोगों में पहुंच सकें। और इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और इसको टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, जो जितना आपका सोशल मीडिया है, तो आप मेरी बातों को पहुंचाइए। इस बार आप लगातार बने रहेंगे। अब मेरा आपसे एक प्रश्न है यहाँ पर, देश में पहली बार नोटबंदी किस वर्ष हुई, और जब हुई तो उसमें देश के वायसराय कौन थे, यानी कि ब्रिटिश शासनकाल में, यानी आजादी से पूर्व भी हमारे यहाँ पहली बार नोटबंदी हुई थी। तो आखिर देश में पहली बार नोटबंदी, यानी कि देश में डिमोनेटाइजेशन, यानी कि विमुद्रीकरण, देश में नोटबंदी को कहते हैं डिमोनेटाइजेशन, क्योंकि अभी 2016 में अभी हाल ही में नोटबंदी हुई थी। तो मेरा प्रश्न है, देश में पहली बार नोटबंदी किस वर्ष हुई, और अगर हुई उस वर्ष तो उस समय देश के वायसराय कौन थे। इस प्रश्न पर आप सर्च करते रहिए और मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट के माध्यम से फटाफट बताइए कि इसका सही उत्तर क्या है। अगले वीडियो में जब मैं आपसे मिलूंगा तो इस प्रश्न के उत्तर के साथ मिलूंगा। आप सब लोग इसको सारे नोट डाउन कर लेंगे, और अगले वीडियो में आपके लिए पैट पर एक विशेष सीरीज टेस्ट के साथ में आ रहा हूं आपके, और यूपी पुलिस पर और एसआई पर आ रहा हूं। और आप लोग पुनः चंद्रयान 3 के पहुंचने में बहुत बहुत बधाई। भारत को, पूरे देश को, सारे भारतवासियों को बहुत बहुत ज्यादा बधाई आपके। और ये गौरवान्वित करने का क्षण है, आज महोत्सव मनाने का दिन है। और कल जब आपको मैं ये चीजें बता रहा हूं आपके, ये हमारे लिए एक ऐसा हर्षोल्लास का समय है जिसमें हम भारी इतरा रहे हैं, और हमें इतराना भी चाहिए, क्योंकि इतराने का समय है ये, क्योंकि आज तक मून के दक्षिणी ध्रुव पर, साउथ पोल पर कोई नहीं पहुंचा है। अगर भारत पहुंचा है तो ये भारत के तिरंगे की शान का विषय है, हमारी शान का विषय है। आप सब लोग इस वीडियो बने रहे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। आप सब लोगों को नमस्कार, प्रणाम, खुश रहिए।